यानी मेजरमेंट पार्ट 2। हमने इसका जो पार्ट फर्स्ट था उसको हमने कल डिस्कस किया था। उसमें मैंने आपको बताया था, बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा की थी, और मैंने आपको कहा था कि आज ये जो सार्थक अंक है उसको हम अगले दिन डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग सार्थक अंक सीखेंगे, और उसके बाद में इसको मतलब कैसे हम जो हमारे पास नंबर होंगे तो उनको हम उनकी मदद से कैसे देख पाएंगे, जान पाएंगे कि सार्थक अंक इसमें कितने हैं। क्योंकि सवाल में इस तरह से पूछ लेता है कि भैया बताओ इसमें जो है सार्थक अंक कितने हैं। ठीक, तो अलग अलग नंबर को अलग अलग उस तरीके से नियम तो 5-6 नियम है, उसको याद करना काफ़ी लंबा हो जाता है, उसको याद करना आसान काम नहीं होता है। तो हम केवल थोड़ा सा वैसे समझेंगे नंबर की मदद से, और उसको देखकर वैसे ही समझ जाएंगे, नंबर से पहचान जाएंगे कि ये अपना मतलब सार्थक अंक है कि नहीं है। दूसरा चीज़ है, जब हम लोग एडिशन करते हैं, जोड़ते हैं दो संख्याओं को, तो उसमें सार्थक अंक का क्या रोल होता है, या जो हमें योग प्राप्त होता है वो उसमें कितने सार्थक अंक होते हैं उसको भी हम देखेंगे। जोड़ में सार्थक अंक देखेंगे, और गुणा में सार्थक अंक देखेंगे कि जब हम गुणा करते हैं तो सार्थक अंकों पर गुणनफल का क्या प्रभाव पड़ता है वो भी देखेंगे। तो ये सारा हमारा मतलब कीवर्ड्स रहेगा आज का, यानी प्रतिशत त्रुटि भी हम देखेंगे। ठीक, कीवर्ड्स हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अपना जो है इसमें हम सार्थक अंक डिस्कस करेंगे। जोड़ में सार्थक अंक का क्या प्रभाव होता है वो देखेंगे, गुणा में सार्थक अंक का क्या प्रभाव होता है, और प्रतिशत त्रुटि देखेंगे। तो ठीक है, इतना सारा डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हल करेंगे जो कि अगले मतलब उसमें होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए सार्थक अंक के नियम क्या क्या हैं। 10 की घात का सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 10 की घात का सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब कहने का जैसे अपने पास कोई भी नंबर हो, जैसे मान लेते हैं कि हमने ये लिखा 5.321 गुणे 10 की पावर 15। ठीक, मैंने ये लिखा 5.334 और गुणे 10 की पावर 20। ठीक, मैंने ये लिखा 6.3021 गुणे 10 की पावर 7। ठीक, अब अगर हम आपसे कहें कि भैया बताओ इसमें सार्थक अंक कितने हैं, तो इसमें जो है सार्थक अंक आपके 4, इसमें सार्थक अंक 4 है। सार्थक अंक इसमें अगर 4 हैं, दूसरा क्या हो जाएगा, इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे इसको भी आप काउंट कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4, इसमें भी सार्थक अंक 4 है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो भी इसमें भी सार्थक अंक 1 2 3 4 5 है। इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 5 है। यानी 10 के पावर यहाँ पर 20 था, और यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 7 है। इसकी वजह से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हर एक जगह पे यहाँ पे आप देखिए 4 सार्थक अंक है, यहाँ पे भी 4 ही सार्थक अंक है, लेकिन देखिए जो पावर है वो क्या है, हर जगह अलग अलग है। यहाँ पे 10 के पावर 7 है, यहाँ पे 10 के पावर 15 है, यहाँ पे 10 के पावर 20 है, लेकिन प्रत्येक जगह पे सार्थक अंक कितना है, 4। तो मुझे उम्मीद है ये वाला नियम आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब 10 के पावर कुछ भी हो, सार्थक अंक पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, सार्थक अंक आपका वही दिया जाता है जो सामने को, पावर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कितना भी रहे, 1000 1 लाख हो जाए, कुछ कोई दिक्कत नहीं उसका। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, 2 अशून्य अंकों के बीच के शून्य सार्थक अंक लिए जाते हैं। देखो अशून्य का मतलब है कि जो शून्य ना हो। ठीक है, तो जैसे कह रहा है कि 2 अशून्य अंक, ये लाइन ध्यान रखिएगा, 2 अशून्यों के बीच के शून्य सार्थक अंक होते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे हमने ये केस लिया हुआ है, ये केस हमने लिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, 6.303 लिखा हुआ है। तो 2 अशून्य अंकों के बीच में ये अशून्य है, देखो शून्य नहीं है ना, 3 क्या है, शून्य नहीं है, और उसके बाद में 2 क्या है, ये भी अशून्य है, ये भी शून्य नहीं है। तो बीच में 2 मतलब 2 अशून्य अंकों के बीच में यदि कोई शून्य आ जाता है तो उसको सार्थक अंक में जोड़ा जाता है। इसीलिए देखो मैंने जोड़ा है 1 2 3 4, ये सार्थक अंक है। ठीक, और 2 अशून्य अंकों के बीच में शून्य सार्थक अंक अगर आ जाएगा तो शून्य सार्थक अंक होगा। देखो जैसे यहाँ पर देखो तो 1 6 इधर है, ये अशून्य अंक है, ये 3 है इधर, ये भी अशून्य अंक है, और उसके बीच में इधर कितना आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया। लेकिन अगर कोई इसमें कहे कि बताओ भैया कितना सार्थक अंक है, तो ऐसा इसमें नहीं कहोगे कि इसमें जो सार्थक अंक है वो केवल 2 है। ठीक है, इसमें आप 0 भी इंक्लूड करोगे, 0 को जोड़ोगे, यानी 1 2 3 4 5, इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 5। इसमें सार्थक अंक कितने हैं, इस संख्या में 5 है। जैसे और कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, हम कह देते हैं 0.303,
इसमें सार्थक अंक कितने हैं, तो इसमें सार्थक अंक 3 है, ठीक, क्योंकि दो अशून्य अंकों के बीच में जो 0 आता है उसको भी सार्थक अंक में जोड़ते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि 0.035007 इस तरह का कोई नंबर है, ठीक है, 0.0357। अब आप देखिए इसके ये वाला 0 जो है आपका सार्थक अंक में नहीं जोड़ा जाएगा, ये वाला 0 सार्थक अंक में नहीं जोड़ा जाएगा। क्यों नहीं जोड़ा जाएगा? क्योंकि जो दो अशून्यों के बीच के शून्य वो सार्थक अंक कहते हैं, ना कि मतलब अगर कोई शून्य के बीच में नहीं है, ठीक है ना, यानी दो अशून्यों के बीच में अगर कोई संख्या नहीं है तो उसको हम नहीं काउंट करेंगे सार्थक अंक में। तो ये अपना 0 सार्थक अंक में नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ये 0 जो है ये सार्थक अंक होगा। अगर इस वाले केस में हमने बात किया तो सार्थक अंकों की संख्या 3 है। इस वाले केस में अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3 4, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है आप चीज़ें समझ रहे होंगे कि दो अशून्यों के बीच में, मतलब कोई ऐसी दो संख्याएं जो शून्य ना हो उनके बीच में यदि कोई शून्य आता है तो उसको सार्थक अंक में गिना जाता है, अदरवाइज शून्य को सार्थक अंक नहीं माना जाता है, ठीक। और एक केस और देख लेते हैं, तीसरा केस देखते हैं। ये वाला आपको अगर क्लियर हो गया तो तीसरा देखिए, यदि दशमलव के पहले अशून्य अंक नहीं है, अशून्य अंक नहीं है, मतलब देखो यहाँ पे जो ये मेरा नंबर था इसी में अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता, यहाँ पे मैं 1 लिख देता, तो दशमलव के पहले अशून्य अंक है, दशमलव के पहले अशून्य अंक है, तो अपना अब ये सारा का सारा सार्थक अंक में गिना जाएगा। मतलब 1 2 3 4 5 6, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। ये वाला 0 भी इंक्लूड हो जाएगा। अब आपको ऐसे भी देखो, जो मैं पहला नियम बताया, दो अशून्यों के बीच शून्य सार्थक अंक होते हैं। यहाँ पे देखो ये एक अशून्य अंक है, ये यहाँ पे एक अशून्य अंक, इसके बीच में जितना 0 होगा सारा का सारा जो है आपका काउंट होगा सार्थक अंक में, ठीक है। तो ये आपको भी समझ में आ गया होगा। यदि दशमलव के पहले अशून्य अंक नहीं है तो दशमलव के बाद के शून्य नहीं लिए जाते हैं। अब देखो और भी यहाँ पे उदाहरण मैंने लिए हुए हैं, जैसे देखो 0.005 है। अब यहाँ पे कोई अंक दशमलव के पहले कोई डिजिट नहीं है, जिसके कारण क्या होगा कि ये वाला जो नंबर है, ये दोनों 0 जो है ये सार्थक अंक में नहीं इंक्लूड होगा, और इसमें सार्थक अंक केवल 1 है। इसमें केवल सार्थक अंक कितना है, 1 है। इसमें अगर सार्थक अंकों की बात करोगे तो भी आपका सार्थक अंक कितना है, 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि ये वाले 0 नहीं जोड़े जाएंगे। क्यों नहीं जोड़े जाएंगे भैया? क्योंकि इसके पहले कोई अशून्य अंक नहीं है, दशमलव के पहले कोई अशून्य अंक होना चाहिए, इस वजह से इसमें सार्थक अंक नहीं है। अब ये एक चीज और है कि अगर लास्ट में जो 0 होता है, कोई नंबर अगर आपके पास देखो यहाँ पे अगर लास्ट में 0 रहेगा तो लास्ट वाला 0 भी सार्थक अंक में जोड़ा जाता है, लास्ट वाला 0 भी सार्थक अंक में जोड़ा जाता है। जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि इस वाले नंबर में सार्थक अंक कितना है, तो आप बताओगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 सार्थक अंक हैं। ये वाला लास्ट वाला 0 आपका सार्थक अंक में जोड़ा जाएगा, 5 सार्थक है। यहाँ पे अगर मैं कहूँ कितना सार्थक अंक है, तो यहाँ पे 2 सार्थक अंक है। यहाँ पे अगर मैं कहूँ कितना सार्थक अंक है, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 सार्थक अंक है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है भैया कि ये सारी चीजें जो है आपको इसी तरह से नियम, इसी तरह से आपको इसको ध्यान रखना है। अभी इसी नंबर में मैं अगर यहाँ पर 1 लिख दूं या कोई नंबर लिख दूं, 5 लिख दूं, तो आप देखिए सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 सार्थक अंक हो जाएंगे। यानी ये दोनों 0 भी अब जोड़े जाएंगे। क्यों जोड़े जाएंगे? क्योंकि दशमलव के पहले आपका क्या होना चाहिए, एक अशून्य अंक होना चाहिए। अगर दशमलव के पहले किसी संख्या में दशमलव के पहले अशून्य अंक है तो वो संख्या आप उस संख्या के बाद में जितने भी 0 आएंगे वो सब सार्थक अंक होंगे, अगर ऐसा नहीं है तो नहीं होंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए आपको अच्छे समझ में आए होंगे, ठीक। अब दूसरा सार्थक अंक आपको मैंने समझा दिया। जोड़ में सार्थक अंक, मान लो अपने पास कोई 2 नंबर है जिनको हमें जोड़ना है, ठीक। इधर हम लिख ले रहे हैं, अपने पास मान लेते हैं 2 सार्थक अंक कौन कौन है, यहाँ पे देखते हैं। जैसे मान लेते हैं 3.2, एक है एक सार्थक अंक, दूसरा सार्थक अंक है 54.5 है, तीसरा सार्थक अंक है 26.03 है। अब अगर कहा जाए कि इन सबको जोड़ो और जोड़ कर बताओ कि कितने सार्थक अंक होंगे, आपका मतलब जो योगफल आएगा उसमें सार्थक अंक कितने होंगे, तो इन सबको भैया ऐसे पहले तो जोड़ना आपको आना चाहिए, तो जोड़ दीजिए ऐसे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं सबसे कम सार्थक अंक किसमें है, इसमें है। दशमलव के इधर कितना अंक है, 1 अंक है दशमलव के इधर, तो दशमलव के इधर जो है उसको तो आप वैसे ही लिख दो, कोई मतलब नहीं है उसका। लेकिन इधर वाला जो है जोड़ोगे जब, तो जोड़ो, देखो
ये 3 और 1 ये मैं प्लस कर रहा हूँ, 3 1 कितना हो गया 4 हो गया, ये 5 और 2 मिल करके 7 हो गया, यहाँ पे ये दशमलव लग गया और ये 6 4 10 और 3 13 हो गया, हासिल 1 आ गया, 3 2 1 3 और 5 3 यहाँ पे 8 हो गया। मतलब इन तीनों को मैं जब जोड़ता हूँ तो रियल में हमको 83.74 प्राप्त होता है। बट ये मेरा आंसर नहीं होगा, सही आंसर नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा, देखो मिनिमम जो है वो कितना है, मिनिमम अगर आप देखो तो दशमलव की इधर कितने नंबर है, दशमलव की इधर आपका 1 नंबर है, तो दशमलव की इधर आपका 1 नंबर होना चाहिए, यानी खाली आपको यहाँ पे 7 लेना है, यानी आंसर आपका हो जाएगा 83.7। ये 4 छोड़ देना है, 4 को हटा देना है, खाली ये लेना है। ये योग का नियम होता है सार्थक अंक में इसका, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, मतलब ये आंसर तो आपका ये आया है, बट आंसर आप ये नहीं लिखोगे, आंसर आपका ये होगा। और यही है जोड़ के में सार्थक अंक का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, दूसरी चीज देखते हैं, गुणा में सार्थक अंक का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। तो जैसे मान लो कहीं पर आपको सवाल दिया जा रहा है कि सवाल आपको क्या दिया जा रहा है, सवाल आपको दिया जा रहा है कि भैया एक जो है घन है, घनाभ है, मान लेते हैं घनाभ है, घनाभ में भुजा की लंबाई जो है आपको दिया गया है 1.23 और चौड़ाई आपको दिया गया है 4.3 और ऊंचाई आपको दिया गया है 1.2। ठीक, ऐसे को दिया, या मान लो 257 ऐसे दिया। अब आपको करना क्या है, उसका वॉल्यूम में पूछ रहा है कि उसके वॉल्यूम में बताओ कितने सार्थक अंक होंगे। ठीक, उसके वॉल्यूम में कितने सार्थक अंक होंगे, तो वॉल्यूम हम जानते हैं L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा। यहाँ से हम इसको रख करके 1.23 इंटू 4.3 इंटू 1.257 इसको रख करके हम हल करेंगे। ठीक, तो हल करने पर हमको कुछ ना कुछ यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू प्राप्त होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी हमको प्राप्त होगी उसमें हम देखेंगे कि सबसे कम सार्थक अंक इन तीनों में से, जो भी नंबर है इन तीनों में से सबसे कम सार्थक अंक किसमें है। तो हम देख रहे हैं तीनों में सबसे कम सार्थक अंक जो है इसमें है 4.3। तो जो भी अपना आंसर आएगा यहाँ पर, जो भी अपना आंसर आएगा, अब ये कैलकुलेशन गुणा करना थोड़ा लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम क्या कर ले रहे हैं, मान लेते हैं कि हमारा जो यहाँ पे गुणनफल आ रहा है उसमें हमें कुछ इस तरह से प्राप्त हो रहा है 4 यहाँ पे हम मान ले रहे हैं हमको प्राप्त हो रहा है 5 मान ले रहे हैं ये, हालांकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं होगा क्योंकि गुणा करेंगे ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए मैं अपनी तरफ से कोई नंबर यहाँ पे मान ले रहा हूँ 3 7 8। ठीक, इतना हमारा आ जाता है, मान लो सेंटीमीटर क्यूब या जो कुछ भी आ रहा है यहाँ पे हमको प्राप्त हो रहा है। अब देखो आंसर अपना कैसे लिखा जाएगा, आंसर गुणा करने पर जो लिखा जाएगा वो जो भी 3 नंबर का आपने गुणा किया है, भाई लंबाई में सार्थक अंक कितना है 3 सार्थक अंक, चौड़ाई में कितना सार्थक अंक है 2 सार्थक अंक है, ऊंचाई में कितना सार्थक अंक है 4 सार्थक अंक है। तो हमें क्या करना है, जिसमें सबसे कम सार्थक अंक है, सबसे कम सार्थक अंक किसमें है, वो है आपका चौड़ाई, चौड़ाई में सार्थक अंक कितने हैं 2। तो बस हमारा जो आंसर होगा उसमें भी कितने सार्थक अंक होंगे, अधिकतम उसमें सार्थक अंक होंगे 2। तो 2 कैसे चूज करेंगे, इधर से ले लेंगे, इधर से ले लेंगे, भैया उधर से नहीं लेंगे इधर से लेंगे। तो 5 आपका एक सार्थक अंक हो गया और दूसरा सार्थक अंक 3 हो गया, बस यही इतना लेकर के बाकी सबका सब छोड़ देंगे, आंसर हमको मिल जाएगा 5.3 ये हो जाएगा। और सवाल अगर पूछ रहा है कि आंसर बताओ कितना होगा, तो आंसर हमने ये दे दिया, और अगर पूछता कि सार्थक अंक इसमें कितने होंगे तो 2 सार्थक अंक होंगे। ठीक है, तो ये अपना हो गया, ये पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया। और उसके बाद में जो है लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि क्या होता है भैया, प्रतिशत त्रुटि मान लो अपने पास कोई एक राशि है, वो ए है, एक राशि क्या है ए है, ये कोई राशि है, इसमें प्रतिशत त्रुटि का मतलब आप समझिए पहले कि कहीं पर अगर कोई राशि में बदलाव हो रहा है और गलती से जो होना चाहिए था वो ना होकर के कुछ दूसरा हो गया है, तो उसकी वजह से उसमें कितनी त्रुटि आ गई है यही मापते हैं। और उसको अगर हम प्रतिशत मतलब हर 100 पर कितना होगा उसको अगर हम देखते हैं तो ये अपना क्या हो जाता है, प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक प्रतिशत त्रुटि को फार्मूले के रूप में रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक भौतिक राशि है ए, माना कोई हमारे पास एक भौतिक राशि है ए, और अगर अपने पास कोई भौतिक राशि ए है तो इसमें मान लेते हैं कि जब त्रुटि हो जा रही है, त्रुटि कई तरह का हो सकता है, यंत्रगत त्रुटि हो सकती है, व्यक्तिगत त्रुटि हो सकती है, थ्योरेटिकल त्रुटि हो सकती है, बहुत सारी त्रुटियां होती हैं, यादृच्छिक वाला ये सब होता है ना। तो हम मान लेते हैं किसी कारणवश उसमें जो हमारे पास भौतिक राशि ए है उसमें जो त्रुटि आ रही है, त्रुटि वो कितनी आ रही है, त्रुटि हमारे पास आ रही है डेल्टा ए। ठीक,
तो प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला क्या बनेगा वो देखते हैं। हमारा प्रतिशत त्रुटि का जो फार्मूला बनेगा वो हो जाएगा डेल्टा ए अपान ए इंटू 100। ठीक, डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 यही हो जाएगा प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला। ठीक है, अब देखो आज का जो ये चीज है हमने जो बताया ये सारा इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आप ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं सवाल, और इस पर भी न्यूमेरिकल अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं। जानते हो इस वाले फार्मूले पर हमारा न्यूमेरिकल, अभी मैं एक थ्योरी आपको और बताऊंगा, मतलब जो अगला हमारा लेक्चर होगा यानी कल वाला होगा, कल वाले में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन चूज करेंगे और उसको हल करेंगे, और ऐसे प्रश्नों को हम चूज करके लाएंगे आपके लिए जो प्रश्न एक तरह से अपने आप में एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। मतलब अगर वो प्रश्न आपका एक भी प्रश्न तैयार हो गया तो उसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बोल देता हूँ कि भाई मान लो आपके पास कोई सर्किल है, सर्किल के या आपका गोला है, मान लो कि गोले की त्रिज्या के मापने में 1% की त्रुटि होती है, तो बताइए उसके आयतन को मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। या मान लो आपसे सवाल इस तरह से बोला जाता है कि भैया ये घनाभ है, लंबाई मापने में 1% की, चौड़ाई मापने की 2% की, ऊंचाई मापने में 3% की त्रुटि होती है, तो इस तरह के प्रश्नों को उसके घनाभ मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, ऐसे सवालों को कैसे आप हल करोगे, ये सब मैं कल आपको बताऊंगा। और एकदम अगर आप कल हमारे साथ जुड़े तो निश्चित तौर पर जो है आपका सारा का सारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। Thanks.